मैं स्टार्ट कर देता हूँ, पूछ लीजिएगा अगर कल से रहे तो ये फिर अपडेट कर देंगे इसको। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्टार्ट करते हैं इज अ वेरी न्यू चैप्टर, नाम है प्लांट किंगडम। उम्मीद है अभी तक जितने भी चैप्टर आप लोगों को मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं वो पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर होंगे। और अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो नया चैप्टर है प्लांट किंगडम। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे एमसीक्यू नहीं किया है, छोटा चैप्टर है। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू किसी एक दिन भी हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम प्लांट किंगडम को पढ़ने जा रहे हैं, एज अ शेड्यूल हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर दोनों के एमसीक्यू बीच बीच में मैं आपसे करवाता रहूँगा। तो अभी स्टार्ट किया जाए प्लांट किंगडम चैप्टर। ध्यान से पढ़िएगा, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए वो फिर आप मुझे बताएंगे। टॉपिक का नाम है प्लांट किंगडम और इस पे हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम है क्या। अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 किंगडम के 3 किंगडम पढ़ डाले हैं। उम्मीद है आपको वो पूरी चीजें याद होंगी कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा और फिर फंजाई। इनके जीवन का तरीका, इनके पोषण लेने का तरीका, रिप्रोडक्शन करने का तरीका, ये सारी बातें हम लोगों ने पूरी तरह से डिटेल की है। इसका एग्जाम्पल भी हमने पूरा पढ़ा हुआ है। उनके एग्जाम्पल मस्ट हैं, बार बार आप उनका रिवीजन करें। उनके लिए ट्रिक्स जनरेट भी कर सकते हैं या तो फिर हम लोग ट्रिक बना के भेजेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इतनी चीजें आप लोग उसमें पढ़ें और जो फिर आपको समझ में ना आए आप मुझे उसे बता सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, नाम है उसका प्लांट किंगडम। सभी लोग जानते हैं 2 सबसे बड़े किंगडम जिसका नाम है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, हम उसको पढ़ेंगे आज। प्लांट किंगडम के बारे में मैंने एक छोटी छोटी जानकारी मैंने पिछले चैप्टर में ही दे दी थी। जैसे इनके पास में कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की, इनके पास में मुख्य रूप से क्लोरोफिल पाया जाता है और ये ज्यादातर स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मतलब प्रकाश संश्लेषण ये करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद जो अगला पार्ट है, प्रकाश संश्लेषण के अलावा कुछ कुछ जीव जंतु इनके कीट भक्षी भी होते हैं, मतलब ये किसी न किसी कीट को वगैरह को वो वहां पर खाकर वो उसमें हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। अगले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बाद नेक्स्ट पार्ट है, तो अब हम यहां स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक शुरू कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन हुए, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, वो सारी बात हम यहां पर ध्यान देंगे। देखो भाई, तो इस टॉपिक को पढ़ते समय ये प्यारा सा टॉपिक जो पूरा डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये प्लांट किंगडम है। तो प्लांट सबसे जरूरी है हमारे लिए। इनका क्लासिफिकेशन जो शुरुआती हुआ वो किस आधार पर हुआ? आज प्लांट किंगडम 5 जगत के साथ 5 वर्गीकरण किया गया, जिसमें सैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है ना, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब होते हैं। तो इनमें से कौन से जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक टोटल सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जीवों के वर्गीकरण से संबंधित हम जो बात कर रहे हैं, शायद में भी हाँ हाँ, हाँ 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 हो जाए। ओके, तो माफ करिएगा, टेक्निकल इश्यू था थोड़ा सा, हम उसके आगे बात करेंगे। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, पौधों को वर्गीकरण करने का तरीका, जब भी तक हम लोग जंतुओं को मतलब सैवाल को और इससे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा को, सबका वर्गीकरण किसी न किसी आधार पर हुआ था। तो अब हम पौधों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर हमने किया, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अभी थोड़ा सा इंग्लिश नाम है, सबको मैं हिंदी में बताऊंगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। सबसे पहला जो दुनिया का सिस्टम आया उसे हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम, कृत्रिम वर्गीकरण का तरीका, यह भी कुछ स्पेशल बातों पर निर्भर था। दूसरा, पौधों को विभाजित करने का नेचुरल सिस्टम मतलब प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक सिस्टम, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। इसके अलावा तीसरी पद्धति एक और आई जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम,
जिसे बहुत ग्रेट साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर ने दिया था, हम उनके बारे में बात करेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम मतलब फाइलो मतलब जिसमें हम जाति वृत्तीय संबंध के बारे में भी बात करेंगे। ये 3 क्लासिफिकेशन हुए। पौधों को वर्गीकरण करना, पौधों को समझने के लिए वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। अभी तक तो आप ये बात समझ ही गए होंगे कि बिना वर्गीकरण किए दुनिया की समस्त प्रजातियों को पढ़ पाना हमारे बस की बात नहीं। इतनी सारी प्रजातियां हैं, इतने प्रकार के पौधे हैं, यदि हम उन्हें खंड खंड में अगर ग्रुप के हिसाब से ना पढ़ें तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए पौधों को समझना, जानना, उनकी प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें वर्गीकरण की जरूरत बहुत पड़ती है। इसके लिए हमने शुरुआत से पढ़ना है, शुरुआत से, एकदम शुरुआत से पढ़ना है कि ये क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई। पहले साइंटिस्ट ने कुछ गलती की होगी, उस गलती को सुधार कर दूसरा क्लासिफिकेशन आया। जो आर्टिफिशियल सिस्टम की, कृत्रिम पद्धति की जो कमियां थी, वही नेचुरल क्लासिफिकेशन की खास बात थी। उसी कमियों को दूर करके एक नया सिस्टम बनाया गया, नया पद्धति बनाया गया। फिर जब वो दूसरी पद्धतियों में कुछ कमियां मिली हमें, तो वो फिर तीसरी पद्धति बनी। तो वही है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मतलब ऊपर वाले पार्ट में जो भी कमियां लगी उसकी आवश्यकता हुई, तो एक नया सिस्टम डेवलप हुआ। हम इन सब के बारे में समझते हैं कि ये टॉपिक, ये सिस्टम किस किस आधार पर कार्य किए और इनका मुख्य बेस क्या था। याद रखिएगा, जैसे हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा था, वर्गीकरण का आधार हमें पता होना चाहिए। हमने जिस भी ग्रुप को बनाया है उस ग्रुप की कुछ खास बात बनाई। हमने जब भी किसी पौधों को वर्गीकरण किया तो भी पद्धति थी, फंगस को वर्गीकरण किया तो उनके रिप्रोडक्शन के आधार पर किया। तो आधार हमें पता होना चाहिए कि जो वर्गीकरण का आधार है वो आधार है क्या। तो शुरुआत करते हैं, वेरी न्यू टॉपिक, उम्मीद है बहुत क्लियर समझ में आएगा। तो पहला सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम, इसे हिंदी में हम कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। इसका नाम है कृत्रिम वर्गीकरण या कृत्रिम पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता जो थे उनका नाम था कार्ल लिनियस। साइंटिस्ट का नाम था, ये देख रहे हैं इनकी प्यारी सी सूरत, इनका नाम है कार्ल लिनियस। इन साइंटिस्ट ने ये पूरी पद्धति का निर्माण या कार्यक्रम किन किन आधारों पर किया, हम उसके बारे में दिए करते हैं। सबसे पहले हम अगर एक पर के पहले दिए गए जो वर्गीकरण हम देखें तो पहले वर्गीकरण कैसे होते थे, रंग, रूप, आकृति, इन सब के आधार पर पूरा वर्गीकरण हुआ करता था। तो ये जो पहले के ग्रुप मतलब लक्षण थे, पहले का जो वर्गीकरण हुआ करता था, कार्ल लिनियस से पहले का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण हमेशा बाहरी आकारिकी पर निर्भर करते थे। ये निर्भर आकारिकी पर निर्भर करते थे, कैसा दिखता है, आकृति के आधार पर। एक छोटा है तो पौधा नाम रख दिए, थोड़ा बीच वाला तो झाड़ी बोल दिए उसे, और जो सबसे बड़ा है उसका नाम पेड़ रख दिए, ठीक है, ट्रीज रख दिए। तो ये क्लासिफिकेशन इनके आधार पर होता था। फूल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, रंग कैसा है, इस आधार पर पूरा वर्गीकरण होता था। तो पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी मतलब बाहरी गुण जो होते हैं सिर्फ उसी आधार पर हमने, जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या, आकृति के आधार पर वर्गीकरण क्रिया करते थे। ये मुख्यतः कायिक गुणों पर निर्भर करते थे। किस गुणों पर? कायिक गुण मतलब बाहर जो तरीका, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उन गुणों पर निर्भर करते थे। और अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो जनन अंग पर, जिसे हम पुमंग कहते हैं। कायिक गुण और पुमंग की रचना के आधार पर थे। तो ये वर्गीकरण अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई कैरोलस लिनियस ने ये वर्गीकरण किया पौधों का, तो किस आधार पर किया? तो उन्होंने मुख्यतः उनकी आकारिकी के आधार पर, और दूसरा उनके पुमंग की संरचना, कायिक संरचना के आधार पर यह वर्गीकरण किया था। लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। कृत्रिम इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल, बाहरी तौर पर। आर्टिफिशियल ऐसी होता है ना, बाहरी मतलब ज्यादा ठोस, मतलब स्पेशल कुछ नहीं था उसमें, ऊपर ऊपर से पूरा क्लासिफिकेशन किया गया था। जैसे हम मान के चलते हैं कि अगर मनुष्य का क्लासिफिकेशन करना है तो कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करे, रंग दिख रहा है भाई, तो रंगों के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है ना। एक कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग मध्यम वर्गीय हैं, इंडियन लोग जैसे हम सांवली प्रवृत्ति के होते हैं, अंग्रेज लोग गोरे होने पर अपना फक्र करते हैं, कुछ लोग काले हैं वो भी अपना फक्र करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसमें हमने आंतरिक रूप से किसी प्रकार का विभाजन किया? बिल्कुल नहीं किया। हमने पूरा क्लासिफिकेशन जो किया था, ये क्लासिफिकेशन का आधार पूरा उनके बाह्य आकारिकी लक्षणों पर था, और दूसरा उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक एंड्रोशियम और कायिक गुणों के आधार पर हमने पूरा काम किया था। आपको उम्मीद है क्लियर ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को भी अलग कर दिया था। ये कृत्रिम क्लासिफिकेशन था, कृत्रिम वर्गीकरण था। हो सकता है दो जीव जंतु समान हो, जैसे हो सकता है बिल्ली और हो सकता है शेर, ये दोनों एक ही प्रजाति के लगभग होते हैं,
लेकिन फिर भी इन दोनों में विभिन्नताएं हैं, तो कैरोलस लीनियस ने इनको भी अलग कर दिया। तो ये पहला वर्गीकरण था जिसे हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा किसने दिया, तो महान वैज्ञानिक सर कैरोलस लीनियस ने दिया। किस आधार पर दिया, आकारिकी लक्षणों के आधार पर दिया। उम्मीद है अभी तक आप आकारिकी मतलब एनाटॉमी मतलब एकदम क्लियरली उसका समझ गए होंगे कि जो मॉर्फोलॉजी बाहर की जो दिखाई दे रही है वो कैसी है। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस में मतलब उसका पत्ती का रंग, आकृति, ये सब निर्भर करेगा। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पुमंग पर भी निर्भर करेगा, एंड्रोशियम पर भी ये निर्भर करेगा। ओके, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको ये आंसर कैसे देना है। आपके दिमाग में अगली बार जब भी कृत्रिम वर्गीकरण आए तो याद रखना इसका आधार क्या था, किस वैज्ञानिक ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। आधार क्या था इसका आधार था पुमंग की संरचना, इनकी आकृति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। अगला वर्गीकरण, जो दूसरा वर्गीकरण है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, प्राकृतिक वर्गीकरण। तो प्राकृतिक वर्गीकरण इसे कहा जाता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में हमें दो तीन विषयों पे बात करनी है। सबसे पहली बात कि इसमें वर्गीकरण किस आधार पर होगा, तो यहां पर बाह्य गुण थे, तो पहले की कमियां क्या अगर निकलेंगे, अगर आपसे कोई बोलेगा कृत्रिम गुण की क्या कमियां थी, तो कृत्रिम गुण की कमियां ये थी कि वो सिर्फ बाहरी संरचनाओं पर निर्भर कर रहे थे, आंतरिक पे नहीं। तो अब जो संरचना बनेगी, अब जो पद्धति बनेगी, वो आंतरिक संरचना के आधार पर भी बनेगी। कि आंतरिक संरचना मतलब उसके शरीर के अंदर क्या क्या है, बाहर से बस नहीं देखना आकृति वगैरह, अंदर क्या क्या है हम उस पर भी ध्यान लगाएंगे। ये इसकी खास बात होगी। मैंने कहा था ना, जो उसकी कमी रहेगी वही इसकी खास बात होगी। तो प्राकृतिक वर्गीकरण जो है वो बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों के बारे में भी बात करेगी। भीतरी गुणों का मतलब क्या है, परासंरचना मतलब उनकी आंतरिक संरचना, उसके अलावा उनका शरीर, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, वो कैसे कैसे डेवलप होंगे ये भी हो जाएगा। उसके बाद पादप रसायन मतलब फाइटोकेमिस्ट्री, उनके पास में कौन कौन सा मटेरियल है, उनके पास में कौन कौन से केमिकल्स है। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब क्लोरोफिल ए है कि क्लोरोफिल बी है। पादप रसायन विज्ञान, समझ में आ रही मेरी बात। तो बाहरी गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों पर भी निर्भर करना है। और वो भीतरी गुण क्या क्या हो सकते हैं, उनकी आंतरिक संरचना, उनका भ्रूण विज्ञान, उनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स के आधार पर, जिसे हम कहते हैं पादप रसायन विज्ञान। ये सारी चीजों को इसमें ध्यान रखा गया। उस वर्गीकरण का नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। अगले पार्ट में जब हम जाएंगे तो इस कार्यक्रम को बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो हुकर ने पहले बताया था और बेंथम ने बताया था, ये दो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या क्या बात बताई, सबसे पहले आकारिक बाहरी गुणों को भी देखा, आंतरिक गुणों को भी देखा। आंतरिक मतलब ऐसी संरचना, उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स, कैसे वो डेवलप हो रहा है, उनका भ्रूण विज्ञान क्या है, ये सारी बातें एक साथ जब डेवलप किए जाएंगे, बताए जाएंगे, तब हम उसे कहेंगे कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। कैसा क्लासिफिकेशन है, नेचुरल। उम्मीद है ये बात आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। ओके, समझ में होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना। इन्हें याद करने का एक ही तरीका है कि आप पुरानी चीजों को नई चीजों से कंपेयर करें। जब तक पुरानी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी कि पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या था और नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है। नीट का
ओके तो अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू कुछ ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे इधर उधर होना पड़ता है। ठीक है, अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने दो क्लासिफिकेशन आपको समझाया है। पहला क्लासिफिकेशन तो ये कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है और दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, दोनों में क्या क्या मुख्य बातें हैं। एक सिर्फ बाहरी गुणों पर था और एक बाहरी गुणों के साथ साथ आंतरिक गुण भी है। अब वो आंतरिक गुण कौन कौन से हैं, तो परासंरचना है और उसके बाद उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है कि वो डेवलप कैसे हो रहे हैं, और इसके अलावा फिर उनकी जो फाइटोकेमिस्ट्री है, पादप रसायन विज्ञान है, ये भी बात है। दोनों में से कौन कौन साइंटिस्ट ने दिया, तो कार्ल लिनियस ने दिया और दूसरा दिया साइंटिस्ट हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे बेंथम और हुकर। शॉर्टकट नाम याद रखिएगा, इन्हीं नाम से ज़्यादा इन्हें पहचाना जाता है, ऐसा नहीं कि जॉर्ज बेंथम और डॉल्टन हुकर, ये सब ऐसा नहीं जाता। तो बेंथम और हुकर ने इसके बारे में बात की थी। अब इसमें एक कमियां ये थी कि जाति, जो आपका इससे पहले जो क्लासिफिकेशन था उसमें सब कुछ विभाजन किया गया, बट एक जीव का दूसरे जीव से क्या संबंध है इसके बारे में कुछ बात नहीं की गई। एक जानवर का दूसरे जानवर से क्या वो उसके पूर्वज थे, क्या वो उससे डेवलप हुआ है, ये सब बात बिल्कुल नहीं बताई गई। तो एक गुण सिर्फ आंतरिक, सिर्फ बाहरी फिर आंतरिक। जो सेकंड में कमियां थी बेंथम हुकर वाले क्लासिफिकेशन में वो सिर्फ इतनी थी कि ठीक है आपने क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा किया, लेकिन दो जीव जंतु जो है उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या वो जीव जंतु एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्या उनके पूर्वज एक समान रहे होंगे, ऐसा कुछ भी कोई विज्ञान होना चाहिए। तो उनका आपस में संबंध बताने वाला जो विज्ञान स्टार्ट हुआ उसे हम फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन या जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहा जाता है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहा जाता है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण में क्या क्या हो सकता है? जाति वृत्तीय वर्गीकरण में सबसे पहली बात वही जो मैं बताया आपको कि जीवों के विभिन्न विकासी संबंध, इवोल्यूशनरी रिलेशन, उनके विकास के साथ साथ, जैसे मनुष्य है, हम हमारे पूर्वज पहले बंदर हुआ करते थे, हम बंदरों से इवोल्यूट हुए हैं, तो हमारा उनसे संबंध है। धीरे धीरे उनके साथ संबंध क्या है हमारा, ये सारी चीज समझने के लिए भी विकासात्मक इतिहास को जो पढ़ते हैं उसे जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। और इससे यह पता चलता है कि जो समान वर्ग के जो जीव होते हैं, टैक्सा मतलब वर्ग, समान वर्ग के जो जीव होते हैं वो आपस में समान होते हैं। जैसे एक समान वर्ग है, जैसे मान लीजिए शेर हो गया है ना, इसके मतलब पैंथेरा, टाइग्रेस और इसके अलावा लियो, और ये सब जो है आपस में एक समान ग्रुप है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है, कहीं ना कहीं बिल्ली और जो चीता है इनकी एक प्रजाति, कहीं ना कहीं इनके पूर्वज समान रहे होंगे, क्योंकि इनके गुणों में, इनके लक्षणों में, इनकी आकृति में बहुत ज्यादा समानता होती है। तो ये बात इस वर्गीकरण के थ्रू पता चली कि हाँ भाई इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर है। इसमें हमें जैसे आपको पता होना चाहिए कि 12 to 16 मिलियंस ईयर एगो जो है ये इस तरह से दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे इनसे प्रजातियां, ये चिंपांजी डेवलप हुए, इन्हीं में से कुछ मनुष्य डेवलप हुए, और 4 to 6 मिलियन ईयर एगो जो है अब ये जो डेवलप हुए हैं, तो ये सब एक ही मतलब ग्रुप के हैं, सबके सब एक ही ग्रुप के हैं। पहले ये ऐसे दिखते थे, फिर ऐसा, तो पहले ये ऐसा बैठना शुरू हुआ, फिर ऊपर थोड़ा सा उठना शुरू हुआ, पूरा इरेक्ट हो गया, ठीक है, आदि मानव। फिर इस तरह से अपना ये पूरा क्लासिफिकेशन ऐसा चलता रहता है। धीरे धीरे 12 to 16 मिलियन से आते आते 4 to 6 मिलियन ईयर अगो आते आते ये जीव जंतु जो हैं अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर लिए, अपने आप को पूरी तरह से डेवलप। तो इनके बीच में कुछ संबंध है, वो संबंध हमें जानना जरूरी है कि विकासात्मक इतिहास के तौर पर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप क्या चीज होती है। उम्मीद है आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आई होगी। मुख्य रूप से केवल ये 3 ही क्लासिफिकेशन काम करते हैं, मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन ये 3 थे, लेकिन इनमें कुछ और खास बातें, जैसे अगर हम देखें वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं, अन्य स्रोतों का भी उपयोग कर सकते हैं, तब यह और कठिन हो जाता है जब इसके पक्ष में कोई जीवाश्म वगैरह उत्पन्न ना हो। अब सोचिए कि हम ये तीनों वर्गीकरण का हमने उपयोग किया, वर्गीकरण करने के बाद हमें अब वर्गीकरण पता होना चाहिए था, लेकिन हमेशा हम इन सब चीजों को नहीं कर पाते। कभी कभी हो सकता है कि उनके जीवाश्म ना मिले, जैसे अब कुछ जानवर उस समय के रहे होंगे, डायनासोर मिला तो हमें पता चला कि हाँ भाई इसका कुछ इतिहास रहा होगा, वो सरीसृप रहे होंगे, ओके, रेप्टाइल्स रहे होंगे। इसके अलावा मनुष्य के भी बहुत सारे अलग अलग अवशेष अलग अलग दुनिया में दिखाई दिए, तब जाके हमें पता चला कि भाई हम जो है पहले बंदरों से मिलते जुलते थे, ठीक है। आज की प्रजाति में ये एक्सपेरिमेंट तो मुश्किल से 100 साल पहले हुआ होगा या और भी बाद में हुआ होगा, लेकिन आज से 1500 साल पहले, 1600 साल पहले क्या इतिहास रहा, कैसे उनके अवशेष मिले, उस आधार पर हमने उनका संबंध बना लिया कि इतने मिलियन ईयर एगो इनके जो संबंध दिखाई दे रहे हैं वो संबंध जो हैं वो मिलते जुलते हैं। तो इस आधार पर वो पूरा क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अगर मान लीजिए जीवाश्म ना मिले
तो क्लासिफिकेशन मुश्किल हो जाता है, उनके प्रमाण ना मिले तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसे में कुछ नई पद्धतियों का निर्माण हुआ, और वो नई पद्धतियां क्या थी, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो समझ में आई ना ये 3 क्लासिफिकेशन, और तीनों क्लासिफिकेशन का अपना अपना एक खास बात है, एक खास आधार है। आखिरी वाला पार्ट वो सिर्फ जातिवृत्तीय संबंध पर आधारित था, उससे पहले वाले बाहरी गुणों और आंतरिक गुणों पर निर्भर करते थे, और सबसे पहले वाला जो पार्ट था कृत्रिम, वो सिर्फ बाहरी गुणों पर निर्भर करता था, जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। उम्मीद है आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ गया होगा। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो अगला पार्ट हमारा है सिस्टमेटिक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई सॉल्व को रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अवशेष नहीं मिले, मान लो हम उसको अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम करने के लिए एक नई पद्धति को उपयोग करेंगे, और उस पद्धति का नाम होता है संख्यात्मक वर्ग की न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। चौथे टाइप का क्लासिफिकेशन आ रहा है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में बहुत आसान है, अगर आपको की और कपलेट उम्मीद है याद होगा, की कपलेट वाली कहानी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं इसको डिटेल करूंगा। पहली चीज ये कि अगर मान लो आपको वर्गीकरण करना है और आसानी से वर्गीकरण करना है, तो आप हर किसी का नाम तो याद नहीं रख सकते, तो आप क्या करें, कोड बना दीजिए, ठीक है, कोड बना दीजिए। अब एग्जाम्पल के लिए क्लास में आप बैठे हुए हैं, एक क्लास में 2 टाइप के लोग हो सकते हैं, ठीक है, एक तो स्टूडेंट और एक टीचर। तो टीचर को हमने कोड दे दिया 1 और जो स्टूडेंट थे उनको कोड दे दिया 2, ठीक है। अगली बार अब टीचर में कोई टीचर जो है हो सकता है मतलब मेल हो और हो सकता है कि फीमेल हो, तो मेल को हमने दे दिया 1.1 और फीमेल को दे दिया 1.2, ठीक है। तो इस आधार पर संख्या दे दी। उसी तरह शिष्य बच्चों में भी, स्टूडेंट्स में भी यही हुआ कि उनमें भी कुछ मेल और कुछ फीमेल थे, तो मेल को दे दिया 2.1 और फीमेल को दे दिया 2.2। तो अगली बार हर किसी का एक कोड बना दिया गया, एक मैथमेटिकल कोड बना दिया गया कि इसका नाम 2, जैसे वो रोबोट था, सबसे पहले वाले रोबोट का नाम रोबोट बस था, चिट्टी बस नाम था उसका। सेकेंड बार उसका जो रोबोट बना उसे 2.0 कह दिया गया। वाई 2.0? 2.0 एज अ कोडिंग बनाया गया, हो सकता है अगला जो बने वो 3.0, 4.0 ऐसा करके बना दिया जाए। तो ये पार्टिंग होती रहती है, इसको हम नाम दे देते हैं कि इस आधार पर इसे पहचाना जाएगा। अगली बार हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट हो, उसका नाम मैं 1.3 रख दूं, तो 1.3 मतलब इस नाम से पहचाना जाएगा, क्योंकि हर किसी को नाम से पहचानना मुश्किल है, तो इसलिए उसे कोड देने का काम संख्यात्मक वर्गीकरण से किया गया था। अब इसे समझते हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण को समझने के लिए इसे कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, आसानी से डेटा बनाया जा सकता है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, जैसे आपका रोल नंबर होता है, कितना आसान हो जाता है, उससे सबका नाम याद नहीं रखना। नाम तो हो सकता है अलग अलग भी हो जाए, समान भी हो सकता है, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे पूरे भारत के लोगों को समझने के लिए आधार कार्ड बना दिया गया, तो हो सकता है 2 इंसान बहुत मिलते जुलते एक दूसरे से हो सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड तो बिल्कुल अलग रहेगा, तो वो कोडिंग दे दी गई, ठीक है। तो यही मैथमेटिकल संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है, जिस आधार पर हम उसे विभक्त करते हैं। सभी अवलोकनीय गुणों के पर आधारित कर सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर दे दिया जाता है और एक कोड दे दिया जाता है, नंबर और कोड जिसे हम कहते हैं। इसके बाद प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है, और ये संख्यात्मक वर्गीकरण है। प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाएगा। इसकी एक और खास बात है, प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाएगा इन द सेंस, मतलब आपके क्लास के सारे बच्चे सबको महत्व मिलेगा। 1.1 से लेकर 1.27 तक सबको बराबर महत्व है। एक अगर किसी को दिया गया है तो 27 भी संख्या ही होती है, तो बराबर महत्व हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह पौधों में उसके रंग, रूप, आकृति वगैरह वगैरह हर एक लक्षण को बराबर महत्व मिला, हर किसी को एक बराबर कोड मिला, ठीक है। ये समान महत्व हुआ, और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रखा जा सकता है, सैकड़ों कोड बनाए जा सकते हैं, और अगले 100 का मतलब वही होता है। हो सकता है कि पहला कोड मतलब हो सकता है कि पहला कोड उसकी आकार को लेकर हो, लेकिन हो सकता है 100वां कोड वो सिर्फ उसके फूल के पुंकेसर के आधार पर हो। तो एक उसकी आकृति इतनी बड़ी है उसका गुण है, और एक उसके पुंकेसर के ऊपर में गुण है, तो दोनों आकृति दोनों जो गुण है वो एकदम अलग अलग है, लेकिन महत्व दोनों को बराबर दिया गया है। ये संख्यात्मक वर्गीकरण का मुख्य रूप है। उम्मीद है ये भी बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा कि संख्यात्मक वर्गीकरण में हमें करना क्या है। अब हो सकता है ये जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी चीज आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। पहला टेक्सा कोड 1 कोड A+1 -1 ये दे दिया गया। अब जैसे मान लो इस ग्रुप में कोई रखता है, इसका कोड हो गया A1+,
A2+, A3+, A4+, ऐसा कर करके कोड बना दिया गया, वर्ग का कोड बना के कार्यक्रम चलाया गया। बहुत क्लियर होना चाहिए, संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के अगले प्रकार में जब हम जाएंगे तो अगला प्रकार क्या कहता है? अगला प्रकार कहता है साइटोटैक्सोनॉमी, कोशिका वर्गीकरण। अब यह वर्गीकरण का एक नया प्रकार है। एक में हमने संख्यात्मक रूप से उसे वर्गीकरण किया गया, अब हम इसे कोशिका के संगठन, कोशिका के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो कोशिका विज्ञान की सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की आकृति, रचना और व्यवहार का उपयोग करते हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी मतलब जिसे हम कोशिकीय मतलब वर्गीकरण कहते हैं, इसमें हम कोशिका के अंदर उपस्थित जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे मटेरियल जैसे क्रोमोसोम, संख्या, रचना, व्यवहार, इन सब के आधार पर हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो सारा क्लासिफिकेशन कहलाएगा कोशिकीय वर्गीकरण। क्या कहलाएगा? कोशिकीय वर्गीकरण। ये हो गया, समझ में आ रही मेरी बात ना? तो क्रोमोसोम की आकृति, संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण होगा वो होगा साइटोटैक्सोनॉमी। दूसरा पार्ट जो है वो हमारा है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब है यहां पर केमिकल्स को, रसायन को आधार बनाया जाएगा कि उसके पास में कौन से केमिकल्स हैं। तो रसायन वर्ग की रासायनिक कारणों का उपयोग करते हैं इस वर्गीकरण में। ये तीन डायग्राम आपको तीनों प्रकृति प्रदर्शित कर रही है कि यहां पर संख्या पर निर्भर करेगा, दूसरा यहां पर कोशिकाओं क्रोमोसोम्स पर निर्भर करेगा, क्रोमोसोम की आकृति, रचना और व्यवहार पर निर्भर करेगा, और सबसे आखिरी उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, हो सकता है रेजिन हो, क्लोरोफिल बी हो, क्लोरोफिल सी हो, अलग अलग प्रकार के केमिकल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। उन सब प्रकृतियों के हिसाब से हम उनका वर्गीकरण करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। उम्मीद है आपको दिमाग में एकदम क्लियर होगा, आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि दुनिया में पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? ये हमारे 4 से 5 क्लासिफिकेशन के प्रकार हो गए। इनका आधार क्या था, बस आपको इतना ही याद रखना है। और ओवरऑल तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में 5 ही जगत जो पौधे हैं उसके अंदर भी 5 प्रकार है। पहला एल्गी, ये प्यारा सा डायग्राम एल्गी का है जिसे हम कहते हैं शैवाल। तो इनकी छोटे से लेकर ऊपर तक आकृति तक सबसे छोटे जीव होते हैं शैवाल पौधों के। फिर शैवाल के बाद होगा अगला पार्ट जिसे हम ब्रायोफाइटा कहेंगे, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। ये 5 जगत, इन 5 चीजों को, 5 जो प्रभाग हैं इनके, इन 5 चीजों को अगर हम पढ़ लिए तो पादप जगत हमारी मुट्ठी में। पूरी दुनिया के 5 जगत थे, उनमें से 3 जगत हमने पढ़ लिया है, मतलब ऑलमोस्ट हमने 60% पार्ट पढ़ लिया है। बचा हुआ 40% पार्ट हमें, उसमें से 20% इस चैप्टर में और 20% नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो हमारा पूरा ध्यान इस पे एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हमें इसे पढ़ना कैसे। तो उम्मीद है मैं एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं। मैंने अभी अब तक आप लोगों को पढ़ाया क्या? प्लांट किंगडम में मैंने बात की क्लासिफिकेशन की। सबसे पहला कृत्रिम वर्गीकरण, फिर दूसरा रासायनिक, कृत्रिम के बाद जिसे हम प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन, और तीसरा पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम जातिवृत्तीय संबंध, फाइटोजेनिक के बारे में बात करते हैं, जातिवृत्तीय संबंध, फाइलोजेनिक रिलेशन। इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जब हमें मिलता नहीं, हमें जीवाश्म का प्रमाण नहीं मिलता है, आधार नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हमने फिर क्लासिफिकेशन करने के लिए संख्यात्मक वर्गीकरण का उपयोग किया। इसके बाद हमने कोशिकीय वर्गीकरण का भी उपयोग किया, इसमें क्रोमोसोम्स को आधार बनाया हमने, और सबसे आखिरी में फिर हमने उपयोग किया कौन सा विज्ञान? सबसे आखिरी में जो उपयोग हो रहा है उस विज्ञान का नाम है, जिसमें हमने रसायन विज्ञान की बात करेंगे। तो कोशिका रसायन विज्ञान, साइटो केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने उनमें पाए जाने वाले रसायनों के आधार पर हमने उसका पूरा वर्गीकरण किया था। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गी के बारे में। एल्गी मतलब शैवाल, एल्गी मतलब शैवाल। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में ना जानने की कोशिश की जाए तो आपको जनरली पता होता है कि कहीं अगर बहुत दिनों तक पानी भरा रहे किसी तालाब में या घर की टंकियों में, तो उसके ऊपर हरी हरी एक परत आ जाती है, वो परत शैवाल है। दीवारों में या मतलब कहीं पे जनरली जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, सीमेंट जहाँ की मतलब टंकियों में, उसमें जो आता है शैवाल है। हर जली जगह पर जो भी हरा हरा मटेरियल जो दिखाई देता है वो शैवाल है। तो हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो हरा दिखाई देता है मतलब पौधे का ही ग्रुप है।
उसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब हम उसे पूरे तह तक पढ़ेंगे कि ये क्या है, कहां पाया जाता है, कितने प्रकार हैं इसके, कौन कौन सा प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, एंड वॉट एवर, हर एक चीज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट सवाल है क्या। ये प्यारा सा डायग्राम देखिए और इस डायग्राम में समझने की कोशिश करिए कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट एल्गी मींस शैवाल। शैवाल के बारे में सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई इसे जंतु पादप जगत में रहने के पीछे क्या रीजन था। तो सबसे पहली बात, ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ये बात होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार का क्लोरोफिल। और आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल मतलब हरित लवक, और हरित लवक हमेशा पौधों में वो ज्यादातर मात्रा में उपस्थित रहता है, इसलिए इसे पादप जगत क्लोरोफिल होगा ही होगा, इनके पास होना ही चाहिए। सरल होंगे, सबसे पहली बात सरल मतलब एकदम सामान्य संरचना, छोटी संरचना होगी, बहुत बड़ी संरचना नहीं होगी। अगली संरचना का मतलब होता है थैलॉइड। अब थैलॉइड का मतलब क्या होता है? थैलॉइड का मतलब यह होता है अविभाजित, पौधों में ऐसी संरचना जिनके पास में ना जड़, तना और पत्ती और शाखा ये अगर विभाजित ना रहे। अब सोचो इस छोटी संरचना में कहां जड़ है, कहां तना है, कहां पत्ती, कुछ भी नहीं, हर चीज जड़ है, हर चीज तना, हर चीज पत्ती है। तो हम उसे कहेंगे कि थैलॉइड मतलब क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है अविभेदनीय, ठीक है, जिसका विभेदन नहीं हुआ है, जिसके कार्यों में विभाजन नहीं हुआ है कि ये कौन सा भाग जड़ बनाएगा, कौन सा भाग तना बनाएगा, कौन सी भाग पत्ती बनाएगी, अभी यहां पर निर्धारित नहीं है। ओवरऑल संरचना में हर चीज जड़ है, हर चीज तना, हर चीज पत्ती है, जड़ तना पत्ती यहां पर उपस्थित नहीं है। ऐसी संरचनाओं को पौधों में थैलॉइड कहा जाता है या थैलस कहा जाता है, ये बात क्लियर रखेंगे। थैलॉइड, थैलस अगले 2-3 टॉपिक तक बार बार आपके जहन में घूमता रहेगा, इसलिए इस बात को यहीं पर याद कर लो कि कहीं पे भी थैलस या थैलॉइड आपको दिखाई दे, ठीक है, थैलस या थैलॉइड आपको दिखाई दे यहां पर, तो हम उसे किस आधार पर पढ़ेंगे? तो थैलस या थैलॉइड अगर हम पढ़ते हैं तो वो नॉन डिफरेंशिएटेड होगा। नॉन डिफरेंशिएटेड मतलब जिसके पास में विभेदन नहीं किया गया है। जिन पौधों में एक छोटी सी कोशिका से जड़, तना, पत्ती बन रही है, मतलब कोशिका विभाजन के साथ साथ विभेदन भी हो रहा है। विभेदन मतलब अपने कार्यों के अनुरूप विभाजन, कि आपको भाई आज से पानी सूखना है, आपको आज से प्रकाश संश्लेषण करना है, आपको पत्ती बनना है, ये हो गया विभेदन। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, तब हम उसे कहेंगे कि वो थैलॉइड है, ठीक है। ये किस में रहेगा हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सवाल तो नो डाउट थैलॉइड रहेगा ही रहेगा। अगला पार्ट स्वयंपोषी होगा। अब इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं भाई कि क्लोरोफिल अब उसके पास में दिखाने के लिए तो रखा नहीं है, तो क्लोरोफिल किस लिए है? क्योंकि उसके पास में प्रेजेंट है क्या? प्रकाश संश्लेषण करना है, स्वयंपोषी होता है, मुख्यतः जलीय होता है। यह भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि शैवाल जितने भी हैं मुख्य रूप से ये जलीय ही रहेंगे। अगर जलीय नहीं भी हैं तो नमी युक्त स्थानों पर रहेंगे, जल तो होना ही चाहिए। अब जल जो है इसमें से मुख्य रूप से अलवणीय जल मतलब समुद्र जल, सूक्ष्म जल और समुद्री जल दोनों में रहते हैं, उन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं, दोनों जगह पर ये रह सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना आप इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको आगे का डिटेल समझ में आता जाएगा। तो पहले क्रिस्टल क्लियर आप ये कर लीजिए कि इंट्रो क्या है। तो शैवाल के बारे में कितनी बातें जो आपको एकदम मतलब पढ़ने नहीं, सिर्फ समझ लिए और दोबारा फिर उसको याद ही रखना है हमेशा, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर आपको उसको दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। भाई सवाल है, कंफर्म है क्लोरोफिल युक्त होगा, पादप का भाग है, सरल संरचना रहती है, छोटी संरचना मतलब इसमें कुछ बृहद पाया नहीं जाता, थैलॉइड पाया जाता है। थैलॉइड का मतलब इनमें शाखाएं, पत्ती और जड़ नहीं पाया जाएगा, सब मिक्स है, अभी यहां पर कुछ अलग से पाया नहीं जाएगा। इसके बाद ये क्लोरोफिल किस लिए भाई? स्वयंपोषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, और ये हर जगह रह सकते हैं, लवणीय जल मतलब समुद्री जल में भी और स्वच्छ जल में भी ये रह सकते हैं। इनके बारे में और कहानी ऐसी है कि कुछ अन्य आवास, जैसे मान लीजिए नमयुक्त पत्थरों पर, जैसे मैंने बताया ना वो नमी, जहां पर पत्थरों में नमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, पानी पाया जाएगा, वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। कभी कभी ये मिट्टी में भी रह लेते हैं, वो भी मिट्टी में भी खूब ज्यादा मात्रा में नमी होनी चाहिए, तभी वहां पर ये डेवलप होता है। इसके बाद लकड़ी में भी, कई बार लकड़ियों में भी अपनी ऊपर तरफ से डेवलप हो जाते हैं, है ना, लकड़ियों के ऊपर भी शैवाल की एक परत बन जाती है, लकड़ियों में भी ये रह सकते हैं। ये शैवाल की कहानी। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो कुछ लोग कवक के साथ भी रह लेते हैं,
सहजीवी तौर पर, जिसका मैं लाइकेन, अभी प्रीवियस चैप्टर में ही मैंने पूरा पढ़ाया आप लोगों को कि लाइकेन का मतलब क्या है। हाँ, मतलब वही है कि संवहन ऊतक किन के पास में पाया जाएगा, जाइलम फ्लोएम रहेंगे, लेकिन मेन तौर पर इनके पास में ऊपर तक जाने वाली भाग नहीं रहेगा। जो जाइलम एंड फ्लोएम जो है संवहन ऊतक जिसे आप कह रहे हैं, वो बड़े लोगों में अलग अलग प्रकृति के होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना, कि इनके पास में जो संवहन ऊतक है वो सामान्य तौर पर रहेगा, सिर्फ जाइलम एब्जॉर्ब करने वाला। छोटी संरचना है, इसलिए बड़ी संरचना होगी तो उनका जाइलम भी डेवलप होता जाएगा, फ्लोएम भी डेवलप होता जाएगा, वो उनमें अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि कभी कभी कुछ कवक के साथ भी शैवाल रह लेते हैं जैसे लाइकेन, और कुछ कुछ प्राणियों के साथ में भी संगठन के तौर पर रहते हैं, जैसे यहां पर स्लीथ रीच में ऐसा होता है। अब इस डायग्राम में देखिए, ये एल्गी है जो एक सामान्य तौर पर ऐसा ही काई दिखाई देती है, आपको वेल नोन होगा, आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि जहां बहुत ज्यादा नमी रहती है वो ऐसा ही अपने आप को काई जैसा डेवलप कर लेता, काई कहते हैं सामान्य भाषा में। ये लाइकेन है जो पौधों के साथ रहना पसंद करता है, ठीक है। लाइकेन शैवाल और पौधों के बीच का सहजीवी तौर पर पादप है, एक ऐसा पादप जिसमें हमें ये पता नहीं रहता कि ये दो हैं कि एक है। हम जब भी इन्हें देखेंगे हमें लगेगा कि ये दो हैं, हमें लगेगा ये दो हैं, परंतु ये हमेशा एक ही रहते हैं, हमेशा एक ही रहते हैं। तो इसलिए याद रखना कि लाइकेन वाला पार्ट क्या है, लाइकेन जो है जो हमेशा पौधों के साथ में ये सिम्बायोंट सहजीवी तौर पर रहते हैं, और प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लीथ। अब ये देखो, ये रीच है, जनरली हर जगह नहीं पाए, इसको स्लॉथ बियर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लॉथ बियर पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा ऐसी जगह में। इसके ऊपर में देख रहे हो ये बाल जो होते हैं, इसमें भी शैवाल पाया जाता है, ये भी सहजीवी तौर पर रहता है। ये इसकी मदद कर देते हैं ठंड वगैरह से बचने के लिए, और ये इससे अपना पोषण वोषण वगैरह देने के लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से हाँ, एल्गी एंड फंगस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर शैवाल यदि कवक के साथ पाया जाएगा तो लाइकेन है, प्राणियों के साथ में पाया जाएगा तो जैसे स्लॉथ बियर, इसको अपन कहते हैं स्लॉथ बियर है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके ऊपर में शैवाल रह रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कहानी हम लोग को पता होनी चाहिए। अब ये जो शैवाल की संरचना है एक सरल संरचना है, लेकिन एक कोशिकीय नहीं है, कोशिकाएं मिल मिल के अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती हैं। तो शैवाल के माप एवं आकार के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के, जैसे हो सकता है कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं, कुछ कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी मतलब हो सकता है मिल मिल के ऐसा कॉलोनी बना ले, ठीक है। तो जैसे वॉलवॉक्स में होता है, मैं अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगा। वॉलवॉक्स में ये देखो 1 2 3 ऐसा को मिल के ये लोग क्या करेंगे, कॉलोनी बना लेते हैं, वॉलवॉक्स हो गया। हो सकता है फिलामेंटस मतलब तंतु रूप में भी प्रेजेंट हो, तो तंतु रूप में जैसे प्रेजेंट रहता है, ये है एक के बाद एक के बाद एक के तंतु रूप है, इसे हम यूलोथ्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। हरी बात समझ में? तो ये जो कॉलोनी मतलब ऐसे गोल गोल उपस्थित रहेंगे उसे हम कॉलोनिकल कहते हैं, और जिनके पास में ऐसा लंबा लंबा तंतुरुमा संरचना यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी उसे हम कहेंगे फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब तंतुमयी, फिलामेंटस मतलब तंतुमयी। तो अलग अलग आकृति के ये लोग हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल बहुत बड़े होते हैं। एक एग्जाम्पल है कुछ शैवाल का, जिसका एग्जाम्पल है केल्प। केल्प कहा जाता है KELP, ठीक है। केल्प जो है वो बहुत विशालकाय भी हो सकता है, तो कुछ लोग छोटे छोटे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा ही बड़े हैं, ये अंतर इनमें से रहेगा। आगे अगर हम इसके बारे में समझें कि इनमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पौधों में और क्या खास बात है, शैवाल में और क्या स्पेशल पाया जाएगा, तो शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन तीनों कर सकते हैं। आकृति के आधार पर हमने बात कर ली कि आकृति के आधार पर हो सकता है ये कॉलोनी बना ले। कॉलोनी मतलब ऐसा संगठन, गोल गोल संगठन, उसे कॉलोनी कहते हैं ना, जो एक जगह पे ऐसा बंच के तौर पर रहे। और अगर लंबे लंबे ऐसा यहाँ पर क्वार्टर टाइप का बना दिया लंबा लंबा, तो हम उसे फिलामेंटस कहेंगे। कौन फिलामेंटस है और कौन कॉलोनिकल है, ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो वॉलवॉक्स कॉलोनिकल है, वॉलवॉक्स कॉलोनिकल है, और जो मतलब तंतुमयी है वो स्पायरोगायरा, और दूसरा यूलोथ्रिक्स। याद रहेगा, रहना ही चाहिए, भूल गया कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए आपको ये बातें पता ही होनी चाहिए। अगले पार्ट में पहुंच रहे हैं। तो अभी जनन कितने प्रकार से कर सकता है, तो जनन के तौर पर अगर हम देखें तो कायिक जनन विखंडन द्वारा होगा, नो डाउट, लगभग सभी में पाया जाता है, टूट टूट के 1 से 2 बनाते रहें कायिक जनन। लेकिन प्रत्येक खंड से जाकर थैलस बन जाता है, थैलस मतलब बॉडी, थैलस मतलब बॉडी। और मैंने बताया ना, वो बॉडी, वो संरचना जिनके पास में जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाएगा उसे हम थैलस कहेंगे। तो ये खंड खंड में विभाजित हुआ और हर एक खंड जाकर एक नए पौधे की संरचना कर लिया, ये हो गया कायिक जनन।
दूसरा जनन जो है वो है अलैंगिक जनन, और इस प्रकार के जनक जो है बीजाणुओं के द्वारा होंगे। उम्मीद है अभी तक आप बीजाणुओं को एकदम क्लियर समझ पा गए होंगे कि ऐसी छोटी संरचना जो बाहर से कवर रहती है, प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षी आवरण से द्वारा ढकी रहती है, हम उसे बीजाणु कहते हैं। तो बीजाणुओं द्वारा होता है, और इनके पास में सामान्यतः जो बीजाणु होता है उसका नाम है जूस्पोर। बीजाणु का नाम क्या है? जूस्पोर। अब जूस्पोर क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि ये चल बीजाणु, इसे हिंदी में चल बीजाणु ही कहा जाता है, चल बीजाणु। और चल बीजाणु का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, दैट्स वाई इसका नाम है जूस्पोर, गति करने वाला स्पोर। ठीक है, अभी गति कैसे करेगा? तो गति के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनके पास में कशाभिका या फ्लैजिला पाया जाएगा जो चलायमान हो सकते हैं। तो बहुत क्लियर हो गया भाई कि अलैंगिक जनन जो कायिक जनन है वो तो विखंडन से हो गया, अलैंगिक जनन जो है बीजाणुओं के द्वारा, और उसका नाम है जूस्पोर। जूस्पोर क्यों नाम रखा गया? उसका हिंदी नाम है चल बीजाणु। क्या नाम है? चल बीजाणु। और ये चल बीजाणु चलता कैसे है? चलने के लिए यूज करता है फ्लैजिला का। फ्लैजिला मींस, ये याद रखिएगा, फ्लैजिला कशाभिका जिसे हम कहते हैं, और अंकुरण के बाद इनसे नए पौधे बन जाते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे इनके पास में छोटे छोटे ये बना हुआ है, ये आगे जाकर गिरेंगे, जहां जहां ये जूस्पोर जाएगा इसके पास में फ्लैजिला है, ये नए संरचनाओं का निर्माण करेगा। ये हमारी कहानी हो गई, ये है जूस्पोर जिसके पास फ्लैजिला पाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें, सारी कहानियां एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये हमारे सवाल का पार्ट है। हम इसके अलैंगिक जनन और उसके आगे की कहानियों पर बात करेंगे नेक्स्ट डे। इतनी चीजों को आपको याद रखना है और इसके बाद आप रिवीजन करते रहेंगे। सो आज हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट इज अ वेरी न्यू चैप्टर, नया टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले समझने की कोशिश की कि पार्ट है क्या। उसमें हमने ये समझा कि ये पूरा चैप्टर, पूरी कहानी कैसे काम करती है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन इसमें होते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर समझा कि ये सवाल क्या क्या इनके पास में होता है, कौन कौन से गुण हैं इनके पास में। अभी हम आगे फिर डिटेल करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, इतना पढ़ते रहिए, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिर।